नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मिंग रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करेंगे खरीफ की एक प्रमुख फसल कपास यानी कॉटन की एक फेमस वैरायटी बीटी कॉटन के बारे में। और आज हम कुछ बड़ी ही रोचक जानकारियां देने वाले हैं आप सबको, जो शायद ही कुछ किसानों को पता होगी, और उम्मीद करेंगे कि दी गई जानकारियां आपको समझ आएगी और पसंद आएगी और आपका उससे ज्ञानवर्धन करने का हमारा प्रयास सफल होगा। आज की हमारी चर्चा जिन बिंदुओं पर आधारित रहेगी वो इस प्रकार है। बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन की नई वैरायटी क्या है और किसानों को उससे कैसे लाभ होगा, बीटी की भारत में शुरुआत कैसे हुई, विदेशी कंपनियां भारत से वापस क्यों चली गई, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा, क्यों बढ़ रहा है सुंडी का प्रकोप, और लास्ट में रहेगा एक किसान कैसे ठगा जाता है बीटी का बीज खरीदते टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि सभी जानकारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, जरा एक नजर इस अखबार में छपी खबर की सुर्खियों पर डालिए, जिसमें बताया गया है कि PAU ने हाल ही में यह कहा है कि उन्होंने बीटी की एक ऐसी वैरायटी तैयार की है जिसके बीजों को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकेगा। मतलब आपको सिर्फ एक ही बार बीज खरीदना है, उसके बाद अगली फसल के लिए आप अपनी फसल से ही बीज प्राप्त कर सकेंगे। अब आप कहेंगे कि सर वो तो सब ठीक है, लेकिन ये PAU क्या है? मेरे प्यारे साथियों, PAU का मतलब है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जिसमें कृषि से संबंधित सभी प्रकार के शोध किए जाते हैं। और इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज हर राज्य में होती है, अपने अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों पर शोध करने के लिए। अब इस यूनिवर्सिटी ने बीटी को लेकर एक शोध किया है, जिसके परिणाम हम आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताने वाले हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये बीटी का मतलब क्या होता है, और ये साधारण कपास जिसको हम देसी कपास कहते हैं उससे अलग कैसे होता है, जरा वो भी हमें बताइए। चलिए बताते हैं। बीटी कपास आनुवंशिक रूप से संशोधित कीट प्रतिरोधी कपास की एक किस्म है जो सुंडी से लड़ने के लिए एक कीटनाशक का उत्पादन करती है। मतलब वो स्वतः ही अपने आप में ही एक कीटनाशक को लेके चलती है। ठीक है जी। ऊपर से उसमें कुछ छिड़काव करने का बाद में जरूरत नहीं रहता है। आपने देखा होगा जब कुछ किसान अगर बहुत पुराने समय से खेती करते आ रहे हैं तो उनको पता है जब बीटी कॉटन आया था, जब बीटी कॉटन की शुरुआत हुई थी, उस टाइम ये माना जाता था कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल छिड़कने की जरूरत है नहीं। मतलब इसमें स्वतः ही कीड़े, अपने आप से ही कीड़े इसमें आएंगे ही नहीं। देसी कपास में उस टाइम सुंडी की बहुत ज्यादा मार थी, तो उसके बाद में बीटी कॉटन भारत में आया था, और उसके बाद से कीटों का प्रकोप बहुत कम हो गया था। तो ये अभी वापस से क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि इसी वीडियो में आपको आगे जाकर मालूम पड़ेगी। ठीक है। तो बीटी का जो पूरा नाम है वो है बैसिलस thuringiensis, और ये एक टाइप का जीवाणु है। तो इस जीवाणु से 200 से अधिक विभिन्न बीटी विषाक्त पदार्थ उत्पादन करता है ये जीवाणु, जिनमें से प्रत्येक जो है विभिन्न कीड़ों के लिए हानिकारक होता है। सबसे विशेष रूप से बीटी के जहर जो हैं वो पतंगों, तितलियों, झिंगुर, सुंडी और मक्खियों के लिए कीटनाशक हैं, लेकिन जीवन के जो अन्य रूप हैं उनके लिए हानि रहता है। अब इसको अगर आप ऐसे समझें कि एक पौधा जिसमें बीटी का जहर है, उसे अगर कोई कीड़ा या सुंडी खाएगी तो वो मर जाएगी, लेकिन अगर कोई गाय, भैंस, बकरी अगर उसको खाती है तो उनको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो जो ये बीटी है बैसिलस thuringiensis, ये जो एक है, ये ग्राम पॉजिटिव मिट्टी में रहने वाला बैक्टीरिया है। मतलब ग्राम टेस्ट करने पर इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आता है, और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जैविक कीटनाशक है। और ये जो अब आप बोलेंगे सर ये जो आपने बोला था बीच में ग्राम पॉजिटिव, ये क्या है? तो ग्राम पॉजिटिव जी एक ग्राम टेस्ट होता है ना। तो ये ग्राम टेस्ट ये इंसानों पर भी किया जाता है। जब आप अस्पताल में जाते हैं, किसी लैब में बोलते हैं खून जांच करा के आइए, पेशाब की जांच कराइए, तो वो भी एक प्रकार का ग्राम टेस्ट है ना। तो ग्राम टेस्ट जो होता है वो जब इस जो सुंडी जो उन पे कुछ बहुत सारे जैविक कीटनाशक छिड़के गए, उसके बाद में उनका टेस्ट किया गया ग्राम पॉजिटिव, तो पता चला कि ये जो है ना उससे संक्रमित हुए हैं। जो अपना बैसिलस thuringiensis जो बीटी है उससे ये संक्रमित पाए गए थे कि उनकी जो हालत खराब होगी ना वो उस जीवाणु के जहर से हो गई, है ना।
तो ग्राम टेस्ट जो होता है एक ऐसा टेस्ट होता है जो गले, फेफड़े, जननांगों या त्वचा के घावों जैसे संदिग्ध संक्रमण की जगह पर बैक्टीरिया की जांच करता है। खून या पेशाब जैसे कुछ शरीर के तरल पदार्थों पर बैक्टीरिया की जांच के लिए भी ग्राम टेस्ट हम लोग करते हैं, है ना। साथियों, उम्मीद है कि आपको अभी तक की जानकारी समझ आ गई होगी। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं जो शोध किया गया है उस पर। साथियों, ये जो नई किस्म विकसित की गई है ये उत्तरी क्षेत्र में कृषि के लिए ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पहचान की गई कुछ अन्य किस्मों में से कपास की एक नई किस्म है। मतलब हर साल जो ICAR मतलब जो केंद्रीय एक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वो हर साल उसने एक पूरे भारत को कुछ जोन में डिवाइड, कुछ 5 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। वो भी आपको वीडियो में आगे मालूम पड़ेगा अभी। तो उन क्षेत्रों में उत्तरी भारत में जो इस साल जो कृषि करने के लिए जो फसल अभी बनाने के लिए जो नई किस्में जारी की गई हैं, उनमें से जो एक किस्म है वो ये जो है वो पंजाब की इस यूनिवर्सिटी में विकसित की गई है। साथियों, ICAR जो होता है वो पूरे भारत में उगाए जाने वाली फसलों पर एक्सपेरिमेंट करता है और यहाँ कृषि क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप इस नक्शे में देख पा रहे होंगे। और ये जो राज्य स्तर पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है ये इसी ICAR के अंडर में काम करती है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा जो है कृषि पर ही निर्भर है, इसलिए किस क्षेत्र में किस फसल की पैदावार अधिक हो सकती है इस पर ये सारी काम करती हैं। ठीक है, अब इस अखबार पर नजर डालते हैं। जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने पहले अनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी कपास के बीज विकसित किए हैं जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को निवेश की लागत की बचत होगी। निवेश की लागत मतलब पहले जो आप बीज खरीदते हैं उसकी लागत, मतलब अगली बार से आपके पास खुद का बीज होगा तो आपको वो जो अभी जो कंपनी आपसे 1000, 1500, 800 रुपए पैकेट के हिसाब से ले रही है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो अपने आप ही आपका निवेश का लागत उससे कम हो गया। तो साथियों, PAU के जो कुलपति हैं डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों, उन्होंने कहा है कुलपति होते हैं जैसे कि अपने स्कूल में प्रिंसिपल्स हो गए, कॉलेज में आपके जो प्रिंसिपल जैसा कुछ होता है, वैसा ही यूनिवर्सिटी जो होती है आपकी उसमें कुलपति होते हैं। ठीक है, तो वो उसके PAU के जो कुलपति हैं बलदेव सिंह जी ढिल्लों, उन्होंने कहा है कि इन किस्मों के लिए अधिसूचना जो है अगले महीने ICAR की निर्धारित बैठक के बाद जारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ICAR ने विश्वविद्यालय से इन किस्मों को जारी करने के संबंध में प्रस्ताव पेश करने को कहा है। कि आपने किस्म बना ली है, आप एक प्रस्ताव लाइए कि हमारी जो किस्म है ये इसमें इसका ये फायदा है, इतनी उत्पादन होगा, इतने कीट का प्रकोप कम होगा, हम उसको रिव्यू करेंगे और हम उसको आपको जारी कर देंगे। इसके लिए पहले आपको एक प्रस्ताव देना पड़ता है। तो ICAR ने वही प्रस्ताव जो है PAU को देने के लिए कहा है। बीटी कपास की 3 किस्मों में जो 3 किस्में हैं उनमें PAU BT1, F1861 और RS2013 शामिल है। जो PAU BT1 है और F1861 उसको जो है PAU द्वारा विकसित किया गया है, जबकि RS2013 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय RAU बीकानेर में विकसित किया गया है, जबकि PAU BT1 पूरी तरह से पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया गया है। F1861 और RS2013 किस्मों को सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च CICR नागपुर द्वारा बीटी संस्करण में परिवर्तित किया गया था। डॉक्टर ढिल्लों ने यह भी कहा है कि इसी साल बीजों को गुणा करने की, मतलब उनको कई गुणा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल तक हम किसानों को खेती में बुआई के लिए बीज वितरित करने में सक्षम होंगे। निश्चित तौर पर अगले साल तक हम बड़े पैमाने पर बीजों का वितरण करेंगे। उन्होंने कहा कि बीटी तकनीक जो है सुंडी को प्रतिरोध प्रदान करती है, जो कपास में उपज में जो हानि होती है, वो उपज में हानि का एक प्रमुख कारण जो होती है, मतलब उसको प्रतिरोध प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा इन नई बीटी किस्मों को अपनाने से उत्तरी क्षेत्र में कपास की खेती में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है। पंकज राठौड़ जो PAU में ब्रीडिंग प्लांट के हेड हैं, उन्होंने कहा कि उचित परिश्रम के बाद जल्द ही किसानों को अधिसूचित किया जाएगा
और किस्मों जो जो नई किस्में हैं उसमें किस्मों में बोलगार्ड मॉन 531 इवेंट शामिल है, जो कपास कीट बॉलवर्म यानी गुलाबी सुंडी जो होती है, आपकी सुंडी होती है, के लिए उच्च प्रतिरोध मतलब हाई रेजिस्टेंस उसको देने वाली है और की अनुमति देता है, और क्राई 1AC जीन को लेकर जाता है। क्राई 1AC साथियों आपको शायद समझ नहीं आएगा, CRY 1AC जो होता है उसको साथ में लेके चलता है पौधा अपने साथ, ठीक है, ताकि कोई उसको जो सुंडी और उसको काटने जाती है तो वो वहीं पे समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो भारत में कानूनी रूप से अनुवांशिक रूप से संशोधित एकमात्र ये कपास का बीज ही होता है। देखिए साथियों, बाकी सब खाने पीने की बीज होते हैं, गेहूं, कपास, और उन सब पे ये अनुमति नहीं होती है कि आप इस तरह से अनुवांशिक उनमें परिवर्तन कर दें, अनुवांशिक बदलाव कर दें। तो कपास ही भारत में कानूनी रूप से अनुमति वाला एकमात्र ऐसा बीज है। और अकेले पंजाब की फसल की बुआई के लिए बीटी कपास के बीज के लगभग 20 से 25 लाख पैकेट की जरूरत है, जो लगभग 225 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने कहा कि इन बीटी कपास किस्मों के बीज की कीमत बीटी कपास संकर बीज के मौजूदा बाजार मूल्य की लागत की तुलना में बहुत कम होगी, और इस प्रकार खेती की लागत कम करने और किसानों की बचत बढ़ाने की गुंजाइश है। चलिए अब इस खबर का रुख करते हैं एक दूसरी खबर का, और इस अखबार की सुर्खियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आगे की कहानी क्या है। तो ये क्या है ये खबर? बायर ने मोनसेंटो विवाद समाप्त किया। भारत में जीएम यानी जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जो बीज हैं, तो भारत में जीएम कपास की खेती के लिए फिर से आवेदन किया है, मतलब वापस से आवेदन किया है कि हमारा बीज भी आप काम में लीजिए। यह कैसे किसानों की मदद कर सकता है? कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह कहा गया है कि लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म करते हुए जर्मन फर्म, ये जो बायर कंपनी है, जर्मन फर्म बायर ने भारत सरकार से देश में अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएम कपास के बीज की अगली पीढ़ी की खेती करने के लिए आवेदन किया है। अगली पीढ़ी मतलब जैसे कि अभी बीज हुआ, उससे उत्पन्न होने वाले अगले बीज, फिर उससे पैदा होने वाले अगले बीज, है ना। तो उस हिसाब से स्वस्थ बीजों का चयन कर करके वो उस पर फिर से जीन का कोटिंग करते हैं, जो ये बीटी का जो होता है ना आपका बेसिलस थ्रिंजिएंसिस, इस जीवाणु की परत उस पर चढ़ाई जाती है, और उसके बाद जो उस पर पैदावार होती है उस पर ये लोग काम करते हैं, ठीक है साथियों। तो अमेरिका स्थित एग्रोकेमिकल और कृषि जैव प्रौद्योगिकी निगम मोनसेंटो, ये जो मोनसेंटो है ये कंपनी है, उसी का विवाद हुआ था। ये 2016 में हुआ था, आगे चल के आपको बताने वाले हैं। मोनसेंटो ने नई दिल्ली और दुनिया की सबसे बड़ी बीज निर्माता कंपनी, है ना, नई दिल्ली मतलब हमारी भारतीय केंद्र सरकार, और दुनिया की सबसे बड़ी बीज निर्माता कंपनी कौन सी थी? ये मोनसेंटो, है ना। इसके बीच एक विवाद हुआ था 2016 में। अपनी अगली पीढ़ी की जीएम किस्म बोलगार्ड 2 राउंडअप रेडीफ्लेक्स RRF के लिए मंजूरी मांगने के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया था इन्होंने। अब वापस क्यों ले लिया था वो भी आपको आगे चलकर मालूम पड़ेगा। तो कुछ लोग इसको बायर बोलते हैं, बेयर बोलते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। बायर ने 2018 में मोनसेंटो कंपनी है ना, उसी को खरीद लिया। फिर $63 अरब में, $63 अरब में उसने क्या किया? मोनसेंटो को ही खरीद लिया, है ना। तो अभी पहले वो अमेरिकी कंपनी थी, अभी जर्मनी की कंपनी जो बायर है उसने मोनसेंटो को खरीद लिया, तो वो अभी बायर मोनसेंटो ही बायर है, समझ गए। 2018 में उसने ये खरीदा है। तो सरकारी सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि जर्मन फर्म जो है ना, फर्म ने अब की बार एक किस्म के लिए आवेदन फिर से जमा कर दिया है। यह भारत में विदेशी बीज, कृषि रसायन और कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों के हितों में पुनरुद्धार का प्रतीक है। पुनरुद्धार मतलब पहले जो कंपनियां भारत छोड़कर चली गई हैं, तो अभी उनका वापस से उद्धार करने के लिए भारत में ये वापस से एक कदम उठाया है इन्होंने, तो वापस से उससे वो भारत में अपना वर्चस्व बना पाएंगे। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि बायर को अंतिम मंजूरी मिलने में अभी कुछ साल लग सकते हैं। बायर ने कहा है कि इसका उद्देश्य फसल उत्पादकता को बढ़ाना, किसान की आय को दुगना करना और भारतीय कृषि को टिकाऊ और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। ये बाहर का कहना है जी, वो अपने हिसाब से कुछ भी बोलेंगे अपनी कंपनी के लिए। अब प्रतिस्पर्धी कैसे कितना बन पाएगा वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो सरकार ने जो है पहली बार, अब आप देखिए कि बीटी भारत में आया कैसे था और कब आया था। सरकार ने जो है पहली बार 2002 में मोनसेंटो द्वारा जीएम कपास के बीज पेश किए थे।
जिससे भारत को फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनने में मदद मिली। द फाइबर में क्या धागा और ये सब जो हम करते हैं ना, मतलब भारत ने उससे सबसे बड़ा जो है भारत उसका निर्यातक बन गया था, दूसरे देशों में भेजना शुरू कर दिया था। इस तरह का उन बीजों ने क्रांति ला दी थी भारत में, है ना। तो जी जल्द ही मोनसेंटो का बीज तकनीक जो है भारत के कपास क्षेत्र के लगभग 90% हिस्से पर हावी हो गया। तो जी सब जगह 90% तो वही कंपनी थी, मोनसेंटो वही चल रही थी। 90% जो है उसने अपना मार्केट में अपनी जगह बना ली थी। अब ऐसे में देखिए भारतीय कंपनी जी कहाँ जाएंगी फिर, है ना। तो हालांकि कुछ कपास संघों ने शिकायत की इसकी, और अमेरिकी दिग्गज को उत्पादों की उन्होंने शिकायत क्या की कि जो अमेरिकी दिग्गज है जी वो इतना बड़ा हो गया, 90% पे आ गया है और अपने मनमाने जो भाव लगा रहा है, अपनी कीमतें बढ़ा दे रहा है ना जी। तो उसी समय भारतीय कंपनी थी एक नुजीवेदु सीड्स लिमिटेड। आपने अभी भी शायद इसका कुछ बीज या पैकेट देखे होंगे, नुजीवेदु सीड्स लिमिटेड, NSL बोलते हैं उसको। उसने क्या किया, मोनसेंटो के साथ रॉयल्टी विवाद में लिप्त होकर। अब साथियों रॉयल्टी क्या होती है, अब अगर आप कोई उत्पाद बनाते हैं, सपोज अगर मान लीजिए आपने कुछ एक घड़ी बनाया है ना, उस घड़ी को आप एक बेचना चाहते हैं किसी को, तो जी आप उसको सीधा ना बेचकर, मतलब सीधा बेचेंगे आपको कितना रुपए मिलेगा, 1000 रुपए 2000 रुपए की अगर वो घड़ी है तो आपको 2000 रुपए वो दे देगा, आपकी घड़ी ले लेगा, है ना। तो उस घड़ी को देखकर वो उसी घड़ियां और बनाना शुरू कर देगा। तो जी उसने क्या कहा कि मैं आपको ये जो तकनीक है बेचूंगा नहीं आप इससे उत्पादन करेंगे ना, उसका रॉयल्टी के रूप में, आप जितना उत्पादन करेंगे उसकी रॉयल्टी के रूप में कुछ प्रतिशत मुझे आप देते रहिए, है ना। और मैं ये तकनीक, आपको उसका अधिकार नहीं होगा कि इस तकनीक पे आप काम कर पाएंगे। जब तक मैं चाहता हूं आप मुझे इसका हिस्सा देते रहेंगे, तभी तक आप ये फसल को चालू रख सकते हैं, है ना। तो ये जो क्या है जी, नुजीवेदु सीड्स लिमिटेड है, उस मोनसेंटो से रॉयल्टी विवाद में लिप्त हो गई। और भारत का पेटेंट अधिनियम, पेटेंट को अगर आप ऐसे समझे कि एक प्रकार का ही लाइसेंस होता है, पेटेंट अधिनियम जो है अमेरिकी दिग्गज को अपनी जीएम तकनीक के साथ, जीएम तकनीक के लिए किसी भी पेटेंट कवर की अनुमति नहीं देती है। अब वो पेटेंट कवर कर रहा था जी कि हमको जी इतना % आप देते रहिए, है ना। जबकि ये जो इनका नुजीवेदु का कहना था कि ऐसा कुछ अधिनियम जो है भारत का, ये जो पेटेंट एक्ट जो है, इसके अनुसार आप ऐसा कवर जो है ऐसा पैसा नहीं ले सकते आप, है ना। और साथ ही साथ किसानों का जो दबाव था, उस दबाव के चलते सरकार ने क्या किया, 2016 में मोनसेंटो को कपास बीज प्रौद्योगिकी के लिए भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी में 70% की कटौती कर दी। अब सोचिए जी, जिसको 100 करोड़ मिल रहे थे उसमें 70 करोड़ सरकार ने काट दिए, है ना। किसानों का दबाव आ गया और कुछ सीड कंपनियां जो थी जैसे नुजीवेदु हो गया, उन्होंने बोल दिया कि हमारे जो अधिनियम है उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको ऐसा कुछ दिया जाए, है ना। तो सरकारों के दबाव में 70% की कटौती इसमें कर दी गई। बाद में क्या किया, मोनसेंटो ने अपनी अगली पीढ़ी, मतलब एक नेक्स्ट जनरेशन का वो बीज लेके आ रही थी कपास का, उस बीज के लिए अनुमोदन के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया। और उसने पहले आवेदन किया था कि ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन का, अगली पीढ़ी का जो बीज है उसको भारत में आप लागू कीजिए, लेकिन उसने फिर क्या किया, अपना आवेदन ही वापस ले लिया। बोला मुझे करना ही नहीं है, अगर इतना आप कर दे रहे कटौती तो इसमें मुझे फायदा नहीं है, मुझे नहीं करना है। साथियों तब से भारत की कपास फसल की पैदावार स्थिर हो गई है 2016 के बाद, क्योंकि मौजूदा किस्में अपनी प्रभावशीलता खो रही हैं और लगातार कीटों के हमले के अधीन हैं। नई किस्म से भारत को कैसे मदद मिलेगी? कृषि नीति विशेषज्ञों के अनुसार जीएम कपास के बीज की किस्म के उपयोग से न केवल पैदावार बढ़ेगी बल्कि खेती की लागत में भी कमी आएगी। और यह पिंक बॉलवर्म यानी कि गुलाबी सुंडी कीट के व्यापक संक्रमण के लिए एक मारक के रूप में भी काम कर सकता है। ये नई किस्म के जो आंकड़े हैं, जो ये बायर जो बोल रही है ना, पिंक बॉलवर्म क्या है, कीट ने पिछले कुछ वर्षों में किसान की आय को प्रभावित करते हुए फसलों को नुकसान पहुंचाया। ये तो हम सबको पता है कि जी बहुत इन सालों में बहुत ये वापस से पहले बोलते थे कि बीटी कॉटन में कोई रोग आ ही नहीं सकता है, कोई कीड़ा इसमें नहीं लग सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि वापस से गुलाबी सुंडी का प्रकोप जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। उद्योग निकाय के अनुसार अनुमान जो है वो बताते हैं कि कीट के हमले ने देश के 12 से 13 मिलियन हेक्टेयर, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं दोस्तों, है ना, तो 1 लाख
1,20,00,000 हेक्टेयर कपास की खेती वाले क्षेत्र में से 20 से 30% को संक्रमित कर दिया था इस बार, जो गुलाबी सुंडी है उसने, है ना। तो 20 से 30%, 1,20,00,000 हेक्टेयर में कितना हो गया, कम से कम 25 से 30 लाख हेक्टेयर हो जाएगा वो, है ना। इतनी फसल को उसने गुलाबी सुंडी से प्रभावित हुई थी इस बार। तो जो कुछ अन्य कंपनियां हैं ना, कई कृषि आधारित वैश्विक फर्म, जो विश्व स्तर की कंपनियां हैं, वैश्विक फर्मों ने मोनसेंटो विवाद के बाद, जो ये विवाद हुआ उसके बाद में, मतलब अपना निवेश जो था भारत में वो कम कर दिया था। और चावल, कपास और गेहूं जैसे कृषि वस्तुओं के दुनिया के जो प्रमुख उत्पादक में कृषि प्रौद्योगिकियों और नई बीज किस्मों को पेश करने की योजना भी स्थगित कर दिया था। तो जो दूसरी विदेशी कंपनियां थी, जो ना केवल कपास में थी, गेहूं चावल उनमें भी थी ना, उन्होंने भी फिर क्या किया कि भारत तो जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है, दूसरी इस कंपनियों को फायदा नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, उन्होंने भी क्या किया, अपने वापस ले लिया है। तो एक वैश्विक बीज जो एक उनका प्रमुख है, उन्होंने बताया था कि जबकि भारत ने अपने पैर वापस खींच लिए थे ना, जो अन्य उत्पादकों ने पिछले 15 सालों में कपास बीज प्रौद्योगिकियों को अपनाया है। मतलब आप भारत ने तो अपने पैर वापस खींच लिए, लेकिन कुछ जो दूसरे देश है ना, जिसमें कपास अभी मान लीजिए रूस, यूक्रेन या फिर कुछ अलग और दूसरे भी देश है ना, तो उन्होंने क्या किया, पिछले 15 सालों में बहुत सारी जो नई तकनीकें हैं उनको अपनाया है, और उसके चलते वो लोग आज थोड़े ऊपर पहुंच गए हैं, है ना। तो साथियों, आपने देखा होगा कि आपके गांव कस्बे में बहुत सारी कंपनियां अपने बीज का प्रचार करने आती हैं और ये दावा करती हैं कि उनका बीज जो है ज्यादा पैदावार देगा और उसमें कीट का प्रभाव भी कम होगा। ऐसे में आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, आपको ध्यान आप उसको ये ध्यान, अब जो हमने बताया ना अभी, उसको आप ध्यान में रखिए, और ये ध्यान रखें कि अब 2016 के बाद ऐसी कोई नई तकनीक विकसित अभी तक हो नहीं पाई है। हालांकि इस पर शोध अभी जारी है और सरकारें अपने अपने क्षेत्र में पैदावार को बढ़ाने पर काम कर रही है। ऐसे में आप बीज वही खरीदें जिसकी सूची सरकार द्वारा इस वर्ष की जाने वाली खेती के लिए जारी की गई है। बहुत सारे YouTube वीडियो बनाने वाले लोगों को भी ये कंपनियां पैसे देती हैं अपने बीज का प्रचार करने के लिए, तो इनके बहकावे में आप लोग ना आए। ये बीज देगा 15 क्विंटल का पैदावार, ये बीज दिलाएगा गुलाबी सुंडी से छुटकारा, ये सिर्फ आपको भ्रमित करने वाले वीडियो होते हैं, इनसे बचें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना था। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक हम पहुंचा सकें। और अगर आप किसी और विषय पर हमसे जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सुझाए हुए विषय पर एक विस्तृत वीडियो आपके लिए लेकर आएं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संकल्प करिए कि आप अपनी खेती के 1% हिस्से में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।